ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कल के लेक्चर का, प्रीवियस लेक्चर का अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो रेज हैंड करके पूछ लें। अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है पब्लिक फाइनेंस का वो शुरू करते हैं। जी अब्दुल्ला, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एग्रेसिव टैक्सेस के बारे में बता दें। देखें, कोई भी ऐसा टैक्स जिसमें अमाउंट बढ़ेगी और टैक्स का रेट कम हो जाएगा, यानी जिस अमाउंट पे टैक्स लग रहा है जितनी वो अमाउंट ज्यादा होती जाएगी, टैक्स की परसेंटेज कम होती जाएगी। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट टैक्सेस आमतौर पे इस कैटेगरी में लगते हैं, बाकी दुनिया में भी। यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, फैसिलिटेट करना चाहती है इन्वेस्टर को, तो गवर्नमेंट से दैट कि अगर आप 10 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो लेट अज्यूम हम 5% इन्वेस्टमेंट टैक्स जो है वो चार्ज करेंगे, और अगर आप 20 करोड़ या 30 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं तो हम 4% चार्ज करेंगे, और अगर आप 50 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं तो हम सिर्फ 2% जो है वो चार्ज करेंगे। तो यानी जैसे जैसे अमाउंट बढ़ाता जा रहा है इन्वेस्टर, टैक्स की परसेंटेज कम होती चली जा रही है। इसको हम रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास है जी ओके ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस। इसमें आप कह लें पहली 2-3 स्लाइड्स जो हैं ये तो एक तरह से आप कह लें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। 2-3-4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 3-4 नंबर से जो है वो ज्यादा का नहीं है। उसके बाद फिर प्रॉपर क्वेश्चन जो है वो आएंगे। तो पहले हम ये बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं 2-4, इनको डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे। बस हम पहला क्वेश्चन इसी तरह से ब्रीफली 3 नंबर का, 4 नंबर का मैक्सिमम वो क्वेश्चन पूछ लेता है। व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस, उसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दें। ओके जी, देन द स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ ए गवर्नमेंट इज नोन एज पब्लिक फाइनेंस। जब हम गवर्नमेंट के फाइनेंशियल मैटर्स को स्टडी करते हैं तो इकोनॉमिक्स के इस पार्ट को या इस पोर्शन को पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। ओके, देन फर्दर डिटेल में पब्लिक फाइनेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरीज। मेनली पब्लिक फाइनेंस का जो टॉपिक है उसमें 3 सब कैटेगरीज आप बना सकते हैं: गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट डेट्स एंड इट्स मैनेजमेंट। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहां से और कैसे और कितना कलेक्ट होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो क्या और कितना है और कहां पे गवर्नमेंट कर रही है, और तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट्स डेट एंड इट्स मैनेजमेंट, और गवर्नमेंट जो पैसा बोरो करती है और बोरिंग और लैंडिंग और इस मैकेनिज्म के जरिए जो है वो गवर्नमेंट किस तरह से जो है वो अपने डेट को, कर्जों के निजाम को साथ साथ मैनेज कर रही है। तो मेनली आप ये कह सकते हैं कि पब्लिक फाइनेंस में 3 मेजर टॉपिक जो है वो डिस्कस किए जाते हैं: गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेट, या गवर्नमेंट डेट भी कह देते हैं इसे। ओके, अब इन तीनों के ऊपर आप कह लें एक एक लाइन की अंडरस्टैंडिंग। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑल डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए, गवर्नमेंट इस साल जो टोटल स्पेंडिंग प्लान देगी, जिसको हम आम जुबान में बजट या फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, तो बजट में गवर्नमेंट एक्सप्लेन्स दैट या उसकी डिटेल देती है कि हम इस साल टोटल फॉर एग्जांपल 5,000 बिलियन स्पेंड करेंगे। इनमें से 1,000 बिलियन वो अमाउंट है, फर्ज करें, जो हमने डेवलपमेंट पे खर्च करनी है, डैम्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स बनाने पे खर्च करनी है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर यानी वो इखराजात गवर्नमेंट के जो कंट्री में डेवलपमेंट करेंगे या कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करेंगे। और बाकी गवर्नमेंट के रूटीन एक्सपेंडिचर है, उसमें गवर्नमेंट के डिफेंस के इखराजात हैं, फौज का निज़ाम है, उसके अलावा पुलिस है, अदालतों का निज़ाम है, एजुकेशन पे, हेल्थ पे रूटीन का एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के एक्सपेंडिचर हैं। गवर्नमेंट ने अपने, आप कह लें, इस साल बहुत से डेट्स रीपे करने होंगे, वो पेमेंट्स इंस्टॉलमेंट भी उसमें इंक्लूड है। तो बेसिकली गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है।
गवर्नमेंट रेवेन्यू कम्स फ्रॉम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। गवर्नमेंट रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स तो टैक्सेशन ही होती है, और टैक्सेशन में हमने पढ़ा है दो मेन टाइप्स हैं, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। इसके अलावा भी, टैक्सेशन के अलावा भी गवर्नमेंट के पास कुछ रेवेन्यू ऑप्शंस हैं। फी कलेक्शन गवर्नमेंट करती है स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज लेवल पे, फिर ये हॉस्पिटल्स में। उसके अलावा छोटे मोटे ऑप्शन है, लेकिन अगर आप कंट्री का टोटल गवर्नमेंट का रेवेन्यू देखें तो उसका मेजर पार्ट जो है वो टैक्सेशन से आता है। और तीसरे नंबर पे फिर फॉर डेट एंड इट्स मैनेजमेंट गवर्नमेंट डील्स विद लोकल एंड इंटरनेशनल सोर्सेज। और फिर गवर्नमेंट जो है वो कर्ज लेने के लिए जो है वो लोकल और इंटरनेशनल बॉडीज के साथ एग्रीमेंट्स करती है। लोकल डीलिंग में आप कह सकते हैं पब्लिक से भी गवर्नमेंट कर्जा लेती है, हमने पहले भी एक दो दफा वर्डिंग यूज की है। ये जितने सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, कौमी मरकज बचत की स्कीम्स हैं, नेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, एनआईटी नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, नेशनल बैंक है, और कई इदारे गवर्नमेंट के हैं जो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने का काम करते हैं। पब्लिक की सेविंग जो है वो बोरो कर लेते हैं, उस पर इंटरेस्ट पेमेंट देते रहते हैं, और वो बोरिंग गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स में अपने एक्सपेंडिचर नीड्स को पूरा करने के लिए यूज करती है। और अगर कंट्री के अंदर से गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर पूरे करने के लिए बोरिंग जो है वो फुलफिल उसकी नीड को नहीं करती, तो गवर्नमेंट फिर आउट ऑफ कंट्री से भी बोरो करती है। वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, आपके अदर फ्रेंडली कंट्रीज हो सकते हैं, आप उनसे बोरो करते हैं। तो मेनली आप कह लेंगे ये तीन मेन हिस्से हैं जो हम पब्लिक फाइनेंस में जो है वो ब्रीफली डिस्क्राइब कर देते हैं। ये जस्ट मैक्सिमम 3-4 नंबर का क्वेश्चन है। Okay, the money government spends on project is often more than they collect from their own revenue sources. Therefore, government borrow to invest in projects. देखें, गवर्नमेंट ने इस साल अगर फॉर एग्जांपल टोटल 4,000 बिलियन टैक्स इकट्ठा किया है, तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि उसका टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 4,000 बिलियन से ज्यादा हो। उसमें नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी होंगे, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी होंगे। यानी गवर्नमेंट बेसिकली कोशिश करेगी कि जितना पैसा इकोनॉमी से निकला है उससे ज्यादा वो इकोनॉमी के अंदर जो है वो इंजेक्ट कर दे, तो आगे हमारा नेशनल इनकम लेवल जो है वो ग्रो करता रहे, जीडीपी लेवल, आउटपुट लेवल इंक्रीज करता रहे। ओके, देन दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन फिर हमारे पास है सोर्सेज ऑफ पब्लिक सेक्टर बोरिंग, कि गवर्नमेंट जो है वो कहां कहां से बोरो कर सकती है। उसके लिए आप कह लें अगेन 2 से 3 नंबर का जस्ट ये क्वेश्चन है, सोर्सेज ऑफ पब्लिक सेक्टर बोरिंग। पब्लिक सेक्टर बोरिंग जब भी बोला जाएगा इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट कहां कहां से बोरो कर सकती है। गवर्नमेंट की इकोनॉमिक एक्टिविटी को या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर ही कहा जाता है। Okay, then government usually borrow by issuing securities, government bonds and T-bills. कंट्री के अंदर से जब गवर्नमेंट बोरो करना चाहती है तो गवर्नमेंट 2-3 किस्म के डॉक्यूमेंट्स या आप कह लें बोरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करती है। शॉर्ट टर्म की बोरिंग के लिए टी बिल्स वगैरह इशू किए जाते हैं, ट्रेजरी बिल्स बेसिकली होते हैं। 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने के लिए गवर्नमेंट बैंक्स से, इन्वेस्टमेंट कंपनी से बोरो कर लेती है। और या फिर इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग है, मसलन गवर्नमेंट ने भाषा डैम कंस्ट्रक्ट करना है, गवर्नमेंट को 5 साल 10 साल के लिए पैसा चाहिए, 15 साल के लिए चाहिए, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर देती है। बेसिकली वो भी बोरिंग इंस्ट्रूमेंट है लेकिन उनका मेच्योरिटी टाइम ज्यादा होगा। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनका मेच्योरिटी टाइम 1 साल से कम होता है उनको आमतौर पर गवर्नमेंट जो है वो टी बिल्स के नाम से इशू करती है। और ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनका मैच्योरिटी टाइम 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल हो सकता है, 1 साल से ज्यादा होगा, उनको बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज की कैटेगरी में जो है वो इशू किया जाता है। बेसिकली दोनों ही बोरिंग इंस्ट्रूमेंट है कि पब्लिक से कर्ज लेने के लिए डॉक्यूमेंट जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। Then in simple terms it receives money now from investors and in exchange must pay them back at a future date. Basically गवर्नमेंट टी बिल यूज करे या बॉन्ड यूज करे, पर्पस क्या है? गवर्नमेंट टी बिल फॉर एग्जांपल मैं बैंकर हूं, मेरे पास पब्लिक का पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है 4-6 महीने के लिए, गवर्नमेंट टी बिल्स इशू करती है कि हमें 6 महीने के लिए 10 अरब रुपया लोन चाहिए, गवर्नमेंट अनाउंस करती है, और हम फॉर एग्जांपल 1-1 करोड़ के टी बिल्स इशू कर रहे हैं, टोटल 10 बिलियन हमें रिक्वायर है। एक बैंक जो है वो 2 बिलियन के टी बिल्स परचेज कर लेता है। परचेज करने का मतलब 2 बिलियन गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, टी बिल्स बैंक के पास आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स कि गवर्नमेंट को इस बैंक ने 2 बिलियन जो है वो लोन दिया हुआ है। और 5 महीने, 6 महीने, जितना भी उसका मैच्योरिटी टाइम होगा, वो टाइम पूरा होने के बाद गवर्नमेंट 2 बिलियन प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उस पे 4-6 महीने का जितना इंटरेस्ट बनता होगा वो अमाउंट भी पे कर देगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो इन डॉक्यूमेंट्स या इन बोरिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए पब्लिक से, अवाम से, बैंक्स से और लैंडिंग इंस्टीट्यूट जितने भी हैं
उनसे बोरो करती है। दिस गिव्स गवर्नमेंट लिक्विडिटी एंड अलाउज देम टू फाइनेंस देयर वर्क। इससे गवर्नमेंट के पास कैश आ जाता है, गवर्नमेंट उस कैश को अपनी नीड्स पे, वो गवर्नमेंट की करंट नीड्स भी हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म नीड्स भी हो सकती हैं। फर्क मैंने आपको बता दिया, करंट नीड्स पूरा करने के लिए गवर्नमेंट टी बिल्स यूज करती है और लॉन्ग टर्म नीड्स पूरा करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज यूज करती है। Government debt can be categorized as internal debt owed to the lender within the country and external debt owed to the foreign lenders and has to be repaid in some future time। देखिए गवर्नमेंट पर जो टोटल कर्ज है, जो टोटल गवर्नमेंट ने बोरिंग की हुई है, जैसे मैंने पहले कहा वो कंट्री के अंदर से भी बोरिंग की हुई है, पब्लिक से, कमर्शियल बैंक से, और कारोबारी इदारे हो सकते हैं, स्टेट लाइफ है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, पेंशन फंड्स हैं, गवर्नमेंट इनसे भी बोरो करती है। लेकिन जितनी अमाउंट कंट्री के अंदर से गवर्नमेंट ने बोरो की हुई है, यानी कंट्री के अंदर से गवर्नमेंट के ऊपर जितना टोटल क्लेम है, फर्ज करें गवर्नमेंट ने कंट्री के अंदर से जो है वो 20,000 बिलियन बोरो किया हुआ है, तो 20,000 बिलियन जो है ये गवर्नमेंट का करंट आउटस्टैंडिंग डेट है फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज, उसको हम इंटरनल डेट कहते हैं। और बाकी हो सकता है 10, 12 या 15,000 बिलियन गवर्नमेंट ने कंट्री के बाहर से बोरो किया हो, तो टोटल गवर्नमेंट का डेट जो है वो 35,000 बिलियन है। उसमें से 20,000 बिलियन इंटरनल डेट है, 15,000 बिलियन जो है वो फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल डेट है, यानी गवर्नमेंट ने कंट्री के बाहर के सोर्सेज से, जिसमें हमने कहा वर्ल्ड बैंक है, अदर कंट्रीज हो सकते हैं, उनसे बोरो किया हुआ है। ओके जी, देन ये जो दो वर्ड हमने यूज किए हैं इनको जरा फर्दर अंडरस्टैंड कर लें। नेशनल डेट और पब्लिक डेट की वर्डिंग है। नेशनल और गवर्नमेंट डेट इज द डेट ओड बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल और लोकल गवर्नमेंट्स। देखें आमतौर पे दुनिया की किसी भी इकोनॉमी में या कंट्री में गवर्नमेंट्स जो हैं वो 3 लेवल पे काम कर रही होती हैं। एक कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जैसे हम यहाँ पे वफाकी हुकूमत कहते हैं, इस्लामाबाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। फिर उसके बाद उस कंट्री में सूबे या स्टेट्स हो सकती हैं, प्रोविंसेस का स्ट्रक्चर है कुछ कंट्रीज में। कुछ कंट्रीज में जैसे यूएसए वगैरह है, यूएई है, वहां पर स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है, सेंस वही है तकरीबन। और स्टेट्स के बाद फिर स्मॉलर लेवल पे सिटीज हैं, स्मॉलर लेवल पे। तो ये तीनों लेवल जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट या आप कह लें प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, और उससे नीचे फिर सिटी गवर्नमेंट है। साफ जाहिर है सेंट्रल गवर्नमेंट लार्जर सेटअप है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उससे स्मॉलर है, और सिटी गवर्नमेंट तो बुनियादी तौर पे काम ही बहुत थोड़े से करती है, कि म्यूनिसिपैलिटी वर्क है, कुछ सफाई का निजाम है, थोड़ा बहुत ये गलियों का, सड़कों का और ये सीवरेज वगैरह का, इस तरह के छोटे मोटे निजाम सिटी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं लोकल लेवल पे। तो अगर हम तीनों लेवल की गवर्नमेंट का टोटल डेट कर्ज जमा कर लें तो उसको कहा जाता है नेशनल डेट। लेकिन क्लियरली नोट कर लें कि आमतौर पे फेडरल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसका डेट हमेशा सबसे ज्यादा होता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डेट उससे कहीं कम होता है, बहुत कम, और सिटी गवर्नमेंट से बहुत ही कम बोरो करती हैं, क्योंकि सिटीज और जो प्रोविंसेस हैं वो इतने ज्यादा ऑटोनोमस नहीं होते मोस्टली। जिन कंट्रीज में स्टेट्स ऑटोनोमस हैं, अपने फैसले ज्यादातर खुद करती हैं, वहां पे स्टेट डेट्स भी होते हैं ज्यादा। लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में जहां पर ज्यादातर डिसीजन मेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो वहां पर ज्यादा डेट जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपनी यूजेज के लिए लेती है। The levels of national debt can become an indication of a country's financial stability। अब ये जो टोटल नेशनल डेट है, किसी भी कंट्री का टोटल नेशनल डेट जो है ये उस कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी हाईलाइट करता है। If it is unable to meet the liabilities that it has toward its investors, then it is likely that a debt crisis may arise। अगर कंट्री पे कर्जों का, डेट का बोझ इतना ज्यादा इंक्रीज कर जाए कि वो कंट्री आप कह लें बैंकरप्ट हो जाए, या कंट्री जो है गवर्नमेंट जो है वो रीपे ना कर सके, वो इंटरनल बोरोवर्स लेंडर्स हों या एक्सटर्नल लेंडर्स हों, अगर वो उनको डेट रीपे करने की पोजीशन में नहीं रहा कंट्री, तो कंट्री बैंकरप्ट हो सकता है। देन उसके लिए फिर स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, दुनिया के अदर कंट्रीज के साथ शायद आपको कुछ एग्रीमेंट्स करने पड़े, और कई तरह के चेंजेस हैं, वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है कि अगर कोई कंट्री बैंकरप्ट होता है तो फिर उसकी नेक्स्ट स्टेजेस या सॉल्यूशंस क्या हैं। लेकिन अगर कोई कंट्री जो है वो अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर पाता, तो ऑब्वियसली बैंकरप्ट कंट्री जो है उसके लिए फाइनेंशियल और आप कह लें सॉवरेनिटी के कई तरह के इश्यूज बन सकते हैं। गवर्नमेंट डेट इज वन मेथड ऑफ फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ऑपरेशंस, बट इट इज नॉट द ओनली मेथड। ये बात बच्चे क्लियरली आपने नोट कर लेनी है। मसलन
गवर्नमेंट ने इस साल पाकिस्तान से 4000 बिलियन टैक्स इकट्ठा किया, लेकिन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है फर्ज करें 6000 बिलियन, तो गवर्नमेंट के पास 2000 बिलियन की शॉर्टेज है। अब गवर्नमेंट ये 2000 बिलियन जो है ये डेट से, बोरिंग से पूरा कर सकती है, लेकिन ये क्लियरली नोट कर लें कि डेट इज नॉट द ओनली ऑप्शन। गवर्नमेंट के पास सिर्फ डेट ही ऑप्शन नहीं है कि जितनी भी शॉर्टेज है रेवेन्यू की एक्सपेंडिचर के मुकाबले में वो सिर्फ बोरिंग से ही पूरा करना है। गवर्नमेंट के पास कई अदर ऑप्शन है, मसलन उनमें से एक ऑप्शन तो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी है, जो स्टेट बैंक से बोरिंग जिसे कहा जाता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर जो मनी एंड इन्फ्लेशन का चैप्टर करेंगे उसमें, और मॉनेटरी पॉलिसी में हम उसकी डिटेल करेंगे कि जब गवर्नमेंट को ना पब्लिक से डेट मिल रहा है, ना कमर्शियल बैंक से पैसा मिल रहा है, ना कंट्री के बाहर से कोई कंट्री दे रहा है, ना वर्ल्ड बैंक देने को तैयार है, तो फिर लास्ट ऑप्शन गवर्नमेंट के पास क्या है कि गवर्नमेंट स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री से बोरो करना शुरू कर देता है। अब सेंट्रल बैंक के पास तो पैसा नहीं होता, वो टेक्निकली क्या करते हैं, वो करेंसी नोट प्रिंट करते हैं, गवर्नमेंट को देना शुरू कर देते हैं। तो ये जो आप कह लें बजट डेफिसिट पूरा करना है, इसको कहा जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग भी ऑप्शन है कि गवर्नमेंट के अखराजात अगर टैक्सेस से पूरे नहीं होंगे, पहला ऑप्शन गवर्नमेंट कर्ज लेके अपने अखराजात पूरे कर ले, कंट्री के अंदर से ले ले सबसे बेहतर, नहीं तो कंट्री के बाहर से ले ले। लेकिन अगर कर्ज लेकर, डेट लेकर, बोरो करके आप अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे, तो फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग इज एन अदर ऑप्शन। उसकी डिटेल ख्याल हम नेक्स्ट में करेंगे। जी तलहा, क्या क्वेश्चन है भाई आपका? सर ये प्रिंटिंग ऑफ मनी आपने कहा कि ये अगर हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बोरो कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग तो गोल्ड रिजर्व्स के मुताबिक नहीं प्रिंटिंग ऑफ मनी होती है। बिल्कुल उस रूल को फॉलो करके ही किया जाएगा वो, इसीलिए मैंने अभी आपको कहा ना, अभी ना हमने प्रिंटिंग ऑफ मनी के रूल्स किए हैं, ना हमने उसकी एक्सटेंशन, तो जब हम वो करेंगे वो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि हाउ स्टेट बैंक डू दिस, या उसका इम्पैक्ट फिर किस तरह इकोनॉमी पे क्या है, रूल क्या है, और वो सारा, क्योंकि वो चैप्टर ही मनी एंड इन्फ्लेशन इस पे है, तो उसमें आएगी डिस्कशन इसकी। ओके सर। ओके जी, देन नेक्स्ट है फिर पब्लिक डेट का एक वर्ड यूज किया जाता है, ये थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस है, उसको बस आप नोट कर लें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल डेट एंड पब्लिक डेट। दिस इज द कॉमुलेशन ऑफ नॉट ओनली द नेशनल डेट दैट द गवर्नमेंट हैज, बट आल्सो द टोटल अमाउंट ऑफ डेट हेल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, कंज्यूमर डेट, क्रेडिट डेट, मॉर्गेज, यानी गवर्नमेंट के डेट के अलावा जो पब्लिक ने, अवाम ने कर्जा लिया हुआ है। देखिए अवाम दो तरह के कर्जे लेती है, या तो मैं अपनी जाती नीड के लिए कर्जा लूंगा, मैंने गाड़ी या घर बनाने के लिए लोन ले लिया है, या फिर कारोबारी मकासद के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए मैं बैंक से कर्जा लेता हूं, फैक्ट्री में किसी कारोबार में इन्वेस्ट कर लेता हूं। तो ये जितने भी प्राइवेट लेवल पे डेट्स हैं, अगर इनको भी गवर्नमेंट डेट के साथ, नेशनल डेट के साथ ऐड कर लिया जाए तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक डेट ऑफ द कंट्री, यानी किसी भी इकोनॉमी में जो टोटल डेट है उसकी सिचुएशन क्या है। तो जो प्राइवेट सेक्टर का डेट होता है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होता कभी भी, क्योंकि वो आमतौर पे उसकी सम परसेंटेज ही बैड डेट में जाती है, वो रिकवरेबल होता है। लेकिन जो नेशनल डेट है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है इकोनॉमी में, कि गवर्नमेंट ने कितना बोरो किया हुआ है और उसकी लायबिलिटी पे करने की कैपेसिटी इकोनॉमी की कितनी है। ये भी इसी तरह से मैक्सिमम 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है। बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल डेट एंड पब्लिक डेट, या वो वैसे कह देता है ब्रीफली डिस्क्राइब फॉलोइंग 2 ऑप्शंस, और नेशनल डेट एंड पब्लिक डेट की वो हेडिंग आपको दे देता है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ बजट और फिस्कल बजट। ये एक छोटा सा पॉइंट है, मे बी शायद आपकी बुक में ये इस सीक्वेंस में ना हो, 1-2 पेजेस छोड़ के आगे हो, ये भी आप कह लें 2 से 3 नंबर का जस्ट क्वेश्चन है छोटा सा, कि व्हाट इज बजट, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें। बजट क्या होता है, बजट कैसे आप कह लें बनता है, या उसका वेरी ब्रीफ जस्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके जी, 2-3 इसमें आप कह लें पॉइंट्स हैं वो नोट कर लें। Government budgets are used to prioritize targets and projects for social welfare, and also to put limits and checks on government spending and borrowing activities. बुनियादी तौर पे बजट एक डॉक्यूमेंट है, आप कह लें पाकिस्तान में 100, 150, 200, 300 सफ़ों का जो भी उसकी टोटल वॉल्यूम हो, एक डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट में 2 काम होंगे। नंबर 1, गवर्नमेंट अपनी अगले पूरे साल की प्लानिंग देगी कि हम इतने टैक्स लगा रहे हैं फलां फलां प्रोडक्ट पे, ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इस पूरे साल में, एनुअल फिस्कल ईयर में, हमें फर्ज करें टोटल 4000 बिलियन टैक्स इकट्ठा हो जाएगा।
आपने टैक्सेस की रेवेन्यूज, जहां जहां से भी रेवेन्यूज आ सकते हैं, मेजर सोर्स तो टैक्स ही है, उसके अलावा भी तो टोटल रेवेन्यूज की आपने एक्सपेक्टेशन की डिटेल दे दी। दूसरी साइड पे यू आर सेइंग कि हम एक्सपेंडिचर करेंगे, डिफेंस पे इतना पैसा लगेगा, इस साल हमने कर्जों की इतनी किस्तें वापस करनी है, इसके अलावा गवर्नमेंट डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करेगी, गवर्नमेंट के रूटीन के एक्सपेंडिचर हैं, फलां फलां फलां, गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर होगा जी 6000 बिलियन, टोटल रेवेन्यू 4000 बिलियन, टोटल एक्सपेंडिचर 6000 बिलियन, 2000 बिलियन का डेफिसिट है। ये 2000 बिलियन कहां से आएगा? गवर्नमेंट ऑप्शन देगी कि हम इंटरनल बोरिंग करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन पूरी नहीं होगी, एक्सटर्नल बोरिंग करेंगे, वहां से भी पूरी नहीं होगी, तो फिर ऑन द टाइम ऑफ नीड फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग सेंट्रल बैंक से बोरो कर लिया जाएगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट की प्लानिंग को या गवर्नमेंट के नेक्स्ट ईयर की इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्लानिंग को हम बजट कहते हैं। Okay, a budget is a financial plan and a list of all planned expenses and revenues. Planned expenses, planned revenues, क्योंकि बजट नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग है, तो इन रियलिटी स्लाइड डिफरेंस भी आएगा। गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर एक्चुअल रिजल्ट्स भी प्रेजेंट कर देगी, अपनी प्लानिंग जो दी थी उसने साल के शुरू में वो भी प्रेजेंट कर देगी। इट इज अ प्लान फॉर सेविंग, बोरिंग एंड स्पेंडिंग, या रेवेन्यू, बोरिंग एंड स्पेंडिंग। ओके, The government budget is a document that is often passed by the legislator. कंट्री का जो लेजिस्लेटर है, मसलन पार्लिमानी कंट्री में जैसे पाकिस्तान है, कौमी असम्बली में, नेशनल असम्बली में बजट पास होगा, एमएनएस वोटिंग करेंगे, प्राइम मिनिस्टर जो है उसको लीड करेगा या आप कह लें अप्रूव करेगा। Then next है the two basic elements of any budget are the revenues and expenses. In the case of the government, revenues are derived primarily from taxes. Government expenses include spending on current goods, services, expenditure such as defense, transfer payments और other, उसमें all detail होती है। अगेन ये जस्ट 2 से 3 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन था कि व्हाट इज बजट या हाउ वी कैन ब्रीफली डिस्क्राइब द बजट, बजट डॉक्यूमेंट या फिस्कल पॉलिसी ब्रीफली क्या होती है। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फर्स्ट प्रॉपर क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, 7 नंबर का आमतौर पे ये क्वेश्चन आता है, 6 से 7 नंबर कम से कम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस? पब्लिक फाइनेंस जिसको हम गवर्नमेंट के माली मामलात कह रहे हैं, और प्राइवेट फाइनेंस जाती, निजी, बल्कि जाती भी नहीं, निजी फाइनेंशियल मैटर जो है, यानी हम आप लोग अवाम के जो फाइनेंशियल मैटर हैं वो, उसमें अवाम के कारोबारी मामलात भी हो सकते हैं, जाती भी हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जो मेरी जाती इनकम, मेरे जाती आमदन और इखराजात हैं, उसको हम प्राइवेट फाइनेंस कह रहे हैं, और जो गवर्नमेंट के मामलात हैं उसको हम पब्लिक फाइनेंस कह रहे हैं। तो इसमें मेजर डिफरेंसेस कौन कौन से हैं, इससे जरा आपका कॉन्सेप्ट फर्दर क्लैरिफाई हो जाएगा कि गवर्नमेंट के फाइनेंशियल मैटर किस तरह चलते हैं इकोनॉमी में, और प्राइवेट सेक्टर, हम आप लोग अपने फाइनेंशियल मैटर कैसे जो है वो कंट्रोल और मैनेज करते हैं। ओके जी, देन पहला डिफरेंस जो आता है वो है एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि हम आप लोग अपनी इनकम को देखकर एक्सपेंडिचर एडजस्ट करते हैं। मसलन मैं देखूंगा मेरी इस महीने इनकम 50,000 है, तो मैं अपने एक्सपेंडिचर इस 50,000 में पूरे करने की कोशिश करूंगा कि मैंने इतने पैसे इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च हो जाएंगे, इतने फलां चीज पे, इतने फलां चीज पे मैंने ये पेमेंट करनी है, ग्रोसरीज फलां फलां फलां, इतनी अमाउंट मैंने सेव करनी है, या व्हाट इज द सिचुएशन। और अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो मैं इस महीने अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी मेरे बजट से आउट है, तो मैं उसे फॉरगो कर दूंगा कि नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ मैं परचेज करूंगा। यानी टेक्निकली स्पीकिंग मैं अपनी इनकम को सामने रख के एक्सपेंडिचर करने की कोशिश कर रहा हूं, एक्सपेंडिचर को प्लान कर रहा हूं। लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल रिवर्स करती है। गवर्नमेंट कभी भी इनकम के मुताबिक एक्सपेंडिचर नहीं करती, गवर्नमेंट पहले अपना एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करती है। हमने इस साल 1200 बिलियन डिफेंस पे लगा देना है, इस साल हमने 2000 बिलियन कर्जों में दे देना है, 800 बिलियन सैलरीज में और बाकी चीजों पे लग जाएगा, ये 10-15 प्रोजेक्ट हैं, 1200 बिलियन इन पे लग जाएगा, ऐड करें ये टोटल 6000 बिलियन बनता है। तो गवर्नमेंट इस साल 6000 बिलियन तो स्पेंड करेगी। ओके, एक्सपेंडिचर पहले प्लान हुआ है। ओके, अब ये 6000 बिलियन आएगा कहां से? नंबर 1, टैक्सेशन से कितना रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है।
अगर टैक्सेशन से ही 6,000 बिलियन पूरा हो जाएगा तो नो बोरिंग इज रिक्वायर्ड, लेकिन अगर टैक्सेशन से आप वो टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे तो रिमेनिंग आप फिर उसी स्ट्रक्चर पे बोरिंग, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज, फिर भी पूरा नहीं हो रहा तो फिर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। तो बेसिकली प्राइवेट जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसमें इनकम को सामने रख के एक्सपेंडिचर एडजस्ट किया जाता है, जबकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को प्लान करके अपनी इनकम एडजस्ट करती है, रेवेन्यू कलेक्शन एडजस्ट करती है। देन दूसरा डिफरेंस है बजटिंग टाइम पीरियड। हम आप लोग आमतौर पे अपने बजट की प्लानिंग जो है वो मंथली करते हैं, क्योंकि ज्यादातर सैलरीज और ये इनकम और ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो मंथली होता है, तो हम अपने घर के अखराजात और ये सारा निजाम मंथली लेवल पे जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं। इस महीने की आमदन कितनी है, अखराजात कितने हैं, कितनी सेविंग हो गई, कितना पैसा खर्च हो गया। लेकिन गवर्नमेंट कभी भी मंथली प्लानिंग नहीं करती, गवर्नमेंट का प्लान होता है एनुअल। उसमें जो भी कैलकुलेशन होगी वो एनुअल होगी, उसमें वो पहले महीने में कितना खर्च होगा, दूसरे में, तीसरे में, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो गवर्नमेंट अपना कंप्लीट ईयर का एनुअल प्लान बनाती है। देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरिंग सोर्सेज हैं। गवर्नमेंट के पास आप कह लें कि बहुत बड़े बड़े बोरिंग के सोर्सेज हैं, कंट्री के अंदर से, पब्लिक से, कमर्शियल बैंक से, इंश्योरेंस कंपनी से बोरो किया जा सकता है। फिर एक्सटर्नल सोर्सेज, वर्ल्ड बैंक, अदर फ्रेंडली कंट्रीज, ये ऑप्शन है। लेकिन प्राइवेट फाइनेंस में हम आप लोगों के पास इतने ज्यादा बोरिंग ऑप्शन नहीं है। देन डेफिसिट फाइनेंसिंग, फिर गवर्नमेंट के पास एक लास्ट ऑप्शन कि अगर गवर्नमेंट को कहीं से भी किसी सोर्स से भी पैसा बोरो करने के लिए ऑप्शन नहीं मिल रहा तो गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक को रिक्वेस्ट कर देती है कि हमें 100 बिलियन लैंड कर दिया जाए। सेंट्रल बैंक 100 बिलियन के करेंसी नोट प्रिंट करता है और गवर्नमेंट को लैंडिंग कर देता है। तो सेंट्रल बैंक से जो बोरिंग की जाती है उसे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। तो पब्लिक फाइनेंस में डेफिसिट फाइनेंसिंग भी मौजूद है, लेकिन प्राइवेट फाइनेंस में हम आप लोग जो है वो इस तरह की बोरिंग नहीं कर सकते। देन डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारे और आपके इखराजात का टारगेट या ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है। हम अपनी जाती जरूरियात पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बुनियादी जरूरियात पे, इन चीजों पे पैसा खर्च करते हैं और आमतौर पे अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स पूरी करते हैं। इस महीने की फीस पे कर दी, इस महीने का बिजली का बिल पे कर लिया, फ्लां एक्सपेंस कर लिया, मोबाइल लोड परचेज कर लिया, घर के लिए खाने पीने की चीजें, यानी हम करंट नीड्स 6 महीने की, 4 महीने की जो है वो प्लानिंग नहीं कर रहे होते, एक एक डेढ़ महीने के हम नीड्स पूरी कर रहे होते हैं। रेयरली हमारे एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो वेरी लॉन्ग टर्म हो। लेकिन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बजट का जो है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे है, जो आप कह लें कई कई साल की। मसलन आप देखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1960, 61, 2, 3, 4, 5 में डैम्स, ये मंगला डैम, तरबेला वगैरह ये कंस्ट्रक्ट किए थे। तो अब देखें पिछले 60 साल, यानी आज से 60-70 साल पहले एक्सपेंडिचर किया गया और प्लानिंग क्या थी, अगले शायद 100 साल तक हमें बेनिफिट देता रहेगा। तो गवर्नमेंट जो है वो वेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है। गवर्नमेंट के टारगेट जो है वो आमतौर पर लॉन्ग टर्म होते हैं। तो यानी ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट का भी डिफरेंस है और फ्यूचर के हिसाब से कितना डिलेड टारगेट अचीव किया जा रहा है इससे भी डिफरेंस है। देन नेक्स्ट है फिर सीक्रेसी एंड पब्लिसिटी। प्राइवेट फाइनेंशियल मैटर आमतौर पे सीक्रेट रखे जाते हैं, यानी आम आवाम लोगों को हम ये नहीं बताते लोगों को कि मैंने इस महीने कितना पैसा कहां से कमाया है, कहां खर्च किया है। लोग अपने फाइनेंशियल मैटर सीक्रेट रखने की कोशिश करते हैं और उनको अलाउ है सिवाय इसके कि आपने अपनी टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, उसके अलावा डिटेल्स आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर तो बाइंडिंग है कि गवर्नमेंट ने अपने हर साल का नेक्स्ट ईयर का बजट प्लान भी देना है और पिछले साल की एक्चुअल बजट भी देना है। यानी मसलन फर्ज करें ये इस साल जो जून में बजट दिया गया वो 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021 तक का प्लान था। तो अब 30 जून से पहले पहले आप कह लें 30 जून नेक्स्ट ईयर जो है गवर्नमेंट उस वक्त एक्चुअल स्पेंडिंग भी बताएगी कि हमने क्या प्लान किया था, कितना हमारा टैक्स का टारगेट था, कितना अचीव हुआ, कितने हमने एक्सपेंडिचर करने थे, कितने किए, कितने नहीं कर सके, कितना बोरिंग का टारगेट था, कहां से बोरिंग हुई, कहां से नहीं। तो गवर्नमेंट रियलिटी भी बताती है और ये गवर्नमेंट पे बाइंडिंग है। प्रॉपरली इसकी बुक पूरी की पूरी बजट की प्रिंट होती है, एक्चुअल इकोनॉमिक सिचुएशन भी प्रिंट होती है और न्यू ईयर का बजट भी जो है वो प्लानिंग दी जाती है। तो सीक्रेसी एंड पब्लिसिटी का डिफरेंस है दोनों लेवल पे। फिर प्राइवेट और पब्लिक फाइनेंस में बिग चेंजेस इन फाइनेंशियल डिसीजन
हम आप लोग अपने फाइनेंशियल मैटर में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस हर महीने नहीं कर सकते। यानी कि इस साल अचानक हम प्लान कर लें कि हमने आउट ऑफ बजट 10,000 रुपया स्पेंड करना है, तो शायद हमारे लिए तो हर महीने स्पेंड करना या अचानक एक नीड से पैसा निकाल के दूसरे पे खर्च करना कि इस महीने फलां पेमेंट ना करें फलां कर दें, ये काफी मुश्किल है प्राइवेट फाइनेंस में जाती एक्सपेंडिचर के लेवल पे। लेकिन गवर्नमेंट इस तरह के बहुत से डिसीजन ले लेती है। खुदा ना खास्ता इस साल सैलाब आ गया है, गवर्नमेंट ने डैम के लिए 100 अरब रखा हुआ था, उसे इमरजेंसी में यूज कर लिया जाएगा, देन 2-3-4 महीने बाद किसी सोर्स से बोरो करके वो नीड पूरी कर ली जाएगी, या गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन आ जाएगी उससे। तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर में अरबों खरबों रुपए की जो चेंजेस है प्लानिंग में वो कर सकती है। देन नेक्स्ट है पावर ऑफ टैक्स लॉ मेकिंग। एक और जो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करने के लिए रेवेन्यू के लिए लॉ मेकिंग अथॉरिटी रखती है। यानी गवर्नमेंट कल से कानून पास कर दे कि फलां प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है, तो पब्लिक को, कारोबार करने वालों को, लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी गवर्नमेंट के पास टैक्स की लॉ मेकिंग अथॉरिटी है। लेकिन प्राइवेट सेटअप में हमारे पास जो है वो अपनी रेवेन्यू जनरेशन की इस तरह की कोई लॉ मेकिंग पावर नहीं होती। तो ये 8-9 पॉइंट हैं कि पब्लिक और प्राइवेट जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनमें आमतौर पे मेजर डिफरेंसेस जो हैं वो क्या होते हैं। ये क्वेश्चन भी 6 से 7 नंबर का ही आता है, तो हमने उससे ज्यादा पॉइंट कर लिए, सफिशिएंट है। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट नोट कर लें, ये आपके सिलेबस में जो 1-2 मेन या मेजर एरर्स हैं सिलेबस डिजाइन करने में, उनमें से एक ये भी है। ये हालांकि हमने पिछले 2-3 साल में कई दफा रिकमेंडेशन भी भेजी है, लेकिन स्टिल इसको रिवाइव या रिवाइज नहीं किया गया। इस बात को जरा समझ लें। देखिए, फिस्कल पॉलिसी को ही पब्लिक फाइनेंस कह दिया जाता है। यानी फिस्कल पॉलिसी क्या है? बजट प्लानिंग ऑफ द गवर्नमेंट। और फिस्कल पॉलिसी या बजट प्लान में 3 चीजें हैं: गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट जिसमें टैक्सेशन वगैरह और बाकी चीजें हैं, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, तमाम तरह के डिफेंस के, डेट रीपेमेंट्स के और बाकी, और तीसरे नंबर पे फिर डेट की मैनेजमेंट है कि गवर्नमेंट ने जो कर्ज लिया हुआ है कब रीपे करना है, कब न्यू बोरिंग करनी है, उसकी मैनेज। तो ये 3 ही चीजें हैं, रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड डेट मैनेजमेंट। पब्लिक फाइनेंस में भी यही 3 चीजें। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज, मसलन अगर हम कहें कि फंक्शंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी, तो वो भी वही आंसर है। फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस कह दिया जाए तो वो भी तकरीबन वही आंसर है। और अगर बाज औकात फंक्शंस ऑफ टैक्सेशन के नाम से जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं उसको और इस क्वेश्चन को कंपेयर करें, तो क्योंकि टैक्सेशन इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस या टैक्सेशन इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, तो उसमें भी ओवरलैपिंग हमें नजर आती है। तो इसलिए आमतौर पे ये इस तरह से रिपीटेटिवली हमने फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स भी कर लिए, फिर टैक्सेस के फंक्शन भी कर लिए। तो ये पब्लिक फाइनेंस के फंक्शंस आपके सिलेबस में होने नहीं चाहिए थे, वो सफिशिएंट है, अंडरस्टैंड हो गया। लेकिन ये एक तरह से रिपीटेशन है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ओवरलैपिंग भी होगी, लेकिन आप टॉपिक जो है वो माइंड में क्लियर रखें, ताकि वो आपसे टैक्सेशन के हिसाब से पूछे तो आपने उस तरह से आंसर करना है, पब्लिक फाइनेंस के हिसाब से पूछ ले तो उस तरह से आंसर कर दें आप। राइटिंग में, एक्सप्लेनेशन में फर्क आएगा, अदरवाइज हेडिंग या मेन आइडिया तो वही रहेगा। ओके जी, देन 3 मेन फंक्शंस हैं। एलोकेटिव फंक्शन, अब हमने ये एलोकेटिव फंक्शन टैक्सेशन में भी किया हुआ है कि गवर्नमेंट टैक्स के जरिए जो है वो एलोकेशन का टारगेट अचीव करती है कि फलां प्रोडक्शन में, कपड़े में इन्वेस्टमेंट हो, सीमेंट में ना हो, या सीमेंट में हो टोबैको में इन्वेस्टमेंट ना हो, तो गवर्नमेंट एलोकेटिव फंक्शन जो है वो पूरा करती है फिस्कल पॉलिसी के जरिए या पब्लिक फाइनेंशियल मैटर्स के जरिए, टैक्सेशन पॉलिसी के जरिए। देन डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, ये भी हमने कहा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, के रिच से पैसा लेकर जो है वो लो इनकम पर्सन की तरफ मूव किया जाए, रिच पे टैक्स ज्यादा लगा दिया जाए, कैनन ऑफ इक्वालिटी भी पूरी हो जाएगी, और आप वो पैसा लेके लो इनकम पर्सन पे स्पेंड करेंगे तो कंट्री में इनकम गैप भी जरा कम हो जाएगा। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन कह दिया जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कह लें या डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे स्टेबलाइजेशन फंक्शन, हमने ये भी वहां पे कहा कि बिजनेस साइकिल में जो फ्लक्चुएशन आती है, देखें ये जैसे हमने कई दफा एग्जांपल की है कि ये लास्ट ईयर ही 2020 में मार्च में जब कोरोना का इशू बना, तो गवर्नमेंट ने जो है वो शटिंग डाउन, यानी कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया, बिजनेसेस बंद हैं, फैक्ट्रीज बंद कर दी गई, कारखाने, कारोबार, स्कूल, कॉलेज, आप कह रहे हैं हॉस्पिटल्स, और वो भी लिमिटेड ओपन थे। तो अब इस सिचुएशन में इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बिल्कुल बंद हो गई। अब खतरा ये था कि जब पब्लिक की इनकम रुक गई है, लोग इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो पब्लिक स्पेंड भी नहीं कर पाएगी।
और स्पेंडिंग ना होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड तेजी से कम होगी, और एग्रीगेट डिमांड कम होने से आपको पता है एक्सेलरेटर प्रिंसिपल में हम कह चुके हैं कि अगर कंजम्पशन कम हुई, एग्रीगेट डिमांड कम हुई, तो फिर डिसइन्वेस्टमेंट कंट्री में शुरू हो जाएगी, बिजनेस से पैसा निकलना शुरू हो जाएगा, सेल्स ही क्रिएट नहीं हो रही तो बिजनेस से तो पैसा निकलेगा। तो उसको फौरी तौर पर सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो स्टेबलाइजेशन, यानी इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती थी, तो गवर्नमेंट ने जो है वो फौरी तौर पर 2-3 एंगल से, एक तरफ गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया ताकि कारोबारी लोग कर्जे ले सकें, वो पैसा खर्च हो, यानी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आई, एग्रीगेट डिमांड का जो पार्ट है ये मेंटेन रहे, कम से कम इजाफा नहीं हो सकता तो कमी भी ना हो, लोगों को सस्ता लोन मिल जाए। फिर दूसरा काम गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम के जरिए 200 बिलियन 300 बिलियन फौरी तौर पे 10-10 15-15 20-20 हजार, या आप कह लें कुछ गवर्नमेंट ने 30-30 हजार प्रोविंशियल लेवल पे वो लो इनकम फैमिलीज में फौरी तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया, ताकि ये 2-3 महीने स्पेंडिंग जो है वो सपोर्टिव रहे जितने अरसे तक हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ और मेजर्स लिए, लो प्राइस पे प्रोडक्ट्स यूटिलिटी स्टोर्स पे, ये जो आपके सहूलत बाजार वगैरह हैं वहां पे प्रोवाइड की, और कई तरह के जो है वो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए। तो ये सारी जो प्लानिंग्स थी ये बेसिकली एग्रीगेट डिमांड को आप कह लें बैकवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने से रोकने के लिए थी, ताकि इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होती रहे और कंट्री का जीडीपी लेवल, आउटपुट लेवल श्रिंक ना हो। यानी इसको आप इन अदर वर्ड कह सकते हैं कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो, तो गवर्नमेंट ने साफ ज़ाहिर है इस सारे प्रोसेस में 300-400 या 500, और टोटल जो गवर्नमेंट का बजट प्लान था वो 1200 बिलियन का था, उसमें कई तरह के मेजर थे। तो 1200 बिलियन गवर्नमेंट ने कई एंगल से डिस्ट्रीब्यूट करके स्पेंड करवाया इकोनॉमी में, ताकि इकोनॉमी डिस्टेबलाइज ना हो, इकोनॉमी रिसेशन से डिप्रेशन में ना चली जाए, और उसका फिर फ्रूटफुल रिजल्ट भी आया कि इकोनॉमी नेगेटिव जोन में नहीं गई, जीरो को टच करके जो है वो रिकवरी की तरफ आ गई। देन सुपरविजन फंक्शन है, फिर बाज़ औक़ात गवर्नमेंट सुपरवाइज करती है, यानी कि गवर्नमेंट चाहती है टोबैको की कंजम्पशन कम हो जाए तो आप टोबैको पे टैक्स बढ़ा देते हैं, इंपोर्ट्स में फलां चीज कम करनी है तो आप उस पे जो है वो टैक्स रेट इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं। तो ये 4 मेजर फंक्शंस हैं, इनमें से आप कह लें सुपरविजन वाला पॉइंट भी हम वहां तकरीबन कर ही चुके हैं, एलोकेटिव एफिशिएंसी के लिहाज से भी जो है वो, और जनरली भी। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा था थोड़ी सी ओवरलैपिंग है, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी, पब्लिक फाइनेंस या टैक्सेशन मिलती जुलती चीजें हैं, और फिस्कल पॉलिसी का ही पार्ट है टैक्सेशन भी, पब्लिक फाइनेंस भी, तो इसलिए यहाँ पर फंक्शंस या ऑब्जेक्टिव्स आपको सिमिलर नजर आएंगे। ओके देन बिल्कुल इसी तरह से इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस है कि पब्लिक फाइनेंस जो है वो रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है। 3-4 मेन पॉइंट हैं। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, देखें पब्लिक फाइनेंशियल मैटर इसलिए लाजमी है, या गवर्नमेंट ये अरबों खरबों रुपया क्यों स्पेंड करे भाई, इसकी वजह क्या है, अहमियत क्या है। देखिए बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स, गुड्स या सर्विसेज हैं जो प्राइवेट सेक्टर कभी भी प्रोवाइड नहीं करता, मसलन रोड्स हैं, सड़कें हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, सड़कों पे लाइटें लगाना है, इस तरह का कोई काम भी प्राइवेट बिजनेस नहीं करता। तो गवर्नमेंट को साफ जाहिर है ये पैसा खर्च करना पड़ेगा, सस्ती तालीम, एजुकेशन, हेल्थ के लिए स्कूल, कॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो गुड्स होते हैं ना जो पब्लिक के फायदे के लिए, जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में किए थे, तो इनको पब्लिक गुड्स कहा जाता है। तो पब्लिक गुड्स में नॉन राइवलरी भी होती है, यानी सबके इस्तेमाल के लिए है, किसी की जाती मलकियत तो है नहीं, गवर्नमेंट ने सड़क बना दी है, कॉमनली कोई भी यूज कर सकता है। तो पब्लिक गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ता है। फिर इसके अलावा इक्वालिटी या इक्विटी इन द कंट्री, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है या कैपिटलिस्ट अप्रोच है उसमें तो अल्टीमेटली रिच मजीद रिचर हो जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज उसकी कैप्चरिंग में है, और जो लो इनकम पर्सन है उसकी इनकम जो है वो उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर सकेगी। तो इक्वालिटी को प्रमोट करना, टैक्स स्ट्रक्चर इस तरह का बनाना, इसलिए भी पब्लिक फाइनेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा टैक्स का निजाम है, गवर्नमेंट के आप कह लें कि गवर्नमेंट इकोनॉमी को कंट्रोल ना भी कर रही हो तो गवर्नमेंट के इंतजामिया के इदारे हैं, पुलिस है, अदालती निजाम है, डिफेंस है, गवर्नमेंट का तो कई 100 अरब रुपए का तो खर्च यही है। तो गवर्नमेंट को मसलन पाकिस्तान गवर्नमेंट का अगर आप सिर्फ डिफेंस का और एडमिनिस्ट्रेशन का ही खर्चा देखें तो ये टोटल तकरीबन आपका 3-3.5 हजार बिलियन तो सिर्फ यही आपकी कॉस्ट है। तो ये बहुत बड़ा, तो गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करेगी तो ये एक्सपेंडिचर पूरा करेगी। तो इसलिए भी पब्लिक फाइनेंस
जो है वो इम्पोर्टेंट है। और फिर लास्ट ऑप्शन है इकोनॉमिक प्लानिंग, कि कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए और ओवरऑल इकोनॉमी की प्लानिंग के लिए कि हमारी अगली 5, 10, 15 साल की नीड्स क्या होंगी, हमारी इकोनॉमी में किस किस सेक्टर में कितना पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर को क्या करना है, गवर्नमेंट क्या फैसिलिटीज देगी तो प्राइवेट सेक्टर अपने आप को ग्रो कर सकेगा। तो इस तरह की इकोनॉमिक प्लानिंग भी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनकी वजह से पब्लिक फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं उनकी डिस्कशन इकोनॉमिक्स में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, या वो एक तरह से आप कह लें नेसेसरी हो जाती है। जी, अब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज पूछना चाहते हैं तो रेज हैंड करके पूछ लें, अदरवाइज आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है। बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल के लेक्चर में फर्दर डिस्कशन करेंगे। एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज लेक्चर, कोई भी चीज पूछना चाहते हैं तो रेज हैंड करके पूछ लें। जी अहमद, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? जी सर, मेरा क्वेश्चन यही था कि 2009 में सर इन्फ्लेशन जो है वो 19% हो गई थी सर। तो सर उसकी कॉजेज और बाद में सर वो कैसे ओवरकम किया उसको सर, वो थोड़ा सा बता दें, और उसके डैमेजेस क्या हुए थे। उसमें देखें, वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर है ही इन्फ्लेशन पे, तो उसमें भी आ जाएंगी, हाँ लेकिन जनरली यहाँ पे नोट कर लें कि एक बहुत बड़ी वजह इन्फ्लेशन की होती है, ये आज हमने बाय चांस वर्ड भी यूज कर लिया, डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब आप सेंट्रल बैंक से बोरो करके पैसा खर्च करते हैं तो ये इकोनॉमी में आप कह लें कि हमारी जीडीपी आउटपुट लेवल उसी स्पीड से चल रहा है, लेकिन कंट्री में एडिशनल पैसा आ गया है जो उन गुड्स को परचेज करने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली आप कह लें एग्रीगेट डिमांड इतनी तेजी से बढ़ेगी कि प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। तो एक बहुत बड़ी वजह तो 2008, 9, 10 वाला जो इन्फ्लेशन स्पेल था उसकी यही थी, वो 20% से अबव चला गया था, यानी डबल डिजिट तो 10 को क्रॉस करना कहते हैं ना, 20 भी जो है वो क्रॉस हो गया था। तो उसकी सबसे बड़ी वजह तो सेंट्रल बैंक से बेतहाशा बोरिंग थी, कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स कम करने की बजाय, कंट्रोल करने की बजाय, या अपने टैक्स कलेक्शन को और बोरिंग को बेहतर करने की बजाय जो है एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट बढ़ाती जा रही है, जो है वो पब्लिक को शो करने के लिए कि हम पैसा स्पेंड कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट है करंट, वो फैसिलिटेशन चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ आप ना टैक्स रेवेन्यू बेहतर कर रहे हैं, ना बोरिंग का निजाम अपना बेहतर कर पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप अपने उन प्लान्ड एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए बेतहाशा सेंट्रल बैंक से बोरो कर रहे हैं। अब वो पैसा जब इकोनॉमी में स्पेंड होता है तो बेतहाशा इन्फ्लेशन। डेफिसिट फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा आप कह लें नेगेटिव इंपैक्ट ही ये है कि आप जितना पैसा, और इसके लिए इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में हम प्रॉपर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे कि जैसे ही कंट्री में पैसे की सप्लाई बढ़ेगी मल्टीप्लाइड बाय दिस इतनी इन्फ्लेशन लाजमी हो जाएगी। हुकूमत बताए अवाम को, ना बताए, झूठ बोले सच बोले, वो एक अलग बात है, स्टेट बैंक तो रिपोर्ट कर ही देता है, लेकिन वो रिपोर्ट ना भी करें, पैसा स्पेंड होना है तो उसने प्राइस लेवल इंक्रीज कर देना है। इसलिए सबसे बड़ी वजह उस वक्त यही थी। तो उसको रिवर्स करने का तरीका एक ही है कि आप सेंट्रल बैंक से बोरो करना कम कर दें, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। बाकी फिर इन्फ्लेशन की कॉजेज और मैयर, ये 10-10 नंबर के टोटल 2 क्वेश्चन है, वो तो हम फिर इन डिटेल करेंगे ही करेंगे। और सर एक और सर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का एक्सट्रीम इफेक्ट क्या हो सकता है। एक्सट्रीम इफेक्ट हमेशा सबसे पहला तो आता है एग्रीगेट डिमांड पे। कंट्री में एग्रीगेट डिमांड गिरना शुरू हो जाती है, यानी सारा पैसा तो चला गया चंद लोगों की पॉकेट में, तो वो अपनी नीड पे स्पेंड करेंगे ना, जितना भी करेंगे। 20 करोड़ पॉपुलेशन तो कुछ भी स्पेंड नहीं कर रही होगी, तो कंजम्पशन बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगी। अब एग्रीगेट डिमांड जब गिरेगी तो जीडीपी लेवल श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, कंट्री का आउटपुट लेवल डाउन आना शुरू हो जाएगा। तो स्टार्टिंग आप इसकी करेंगे कि एक्सट्रीम इनकम इनक्वालिटी जो है वो कंट्री में एग्रीगेट डिमांड को भी हिट करेगी, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी कम कर देगी, गवर्नमेंट उतना टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं कर पाएगी जितना इक्वालिटी में कलेक्ट करती है, और एग्रीगेट डिमांड करने से फिर गिरने से फिर जीडीपी लेवल भी इकोनॉमी का डाउन जाएगा। सर इससे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी सर। बिल्कुल बिल्कुल, अनएम्प्लॉयमेंट तो देखे ना, जब हम कहते हैं ना एग्रीगेट डिमांड गिरेगी और आउटपुट लेवल कम होगा, तो हम आउटपुट लेवल से सिंपली अनएम्प्लॉयमेंट बता ही सकते हैं ना, कि हम देखें फुल एम्प्लॉयमेंट से इतना पीछे आ गए हैं। तो केन्स उसी से तो कहता है कि देखिए कंट्री में 70% बेरोजगारी है, कि हम फुल पोटेंशियल से 70% नीचे आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो अंडरस्टूड है, आउटपुट लेवल कम होने का मतलब है एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द कंट्री लोअर आ गया है। फिर सर ये तो फिर दोबारा से जो है वो जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं उनको अपना
जो भी प्रोडक्ट है सेल करने के लिए एम्प्लॉयमेंट दोबारा से बहाल करनी पड़ेगी ताकि एग्री की डिमांड ज्यादा हो, तो सर वो बैलेंस ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा? लेकिन अगर तो प्रोड्यूसर इस सेंस में है, अगर प्रोड्यूसर ये समझता है कि मैं क्वांटिटी सप्लाई को मैनेज करके अपनी मर्जी से कंट्रोल करके प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करना चाहता हूं, जैसे हमने मोनोपोली में देखा है, तो मोनोपोली, इसीलिए तो हम कहते हैं कि मोनोपोली एज ए फर्म अपना बेनिफिट तो देख रही है कि मैंने 1 लाख का प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, 5 लाख का बेच लिया, मैंने तो 80% 800% प्रॉफिट जनरेट कर लिया। वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी तो देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या। एज ए फर्म माइक्रो लेवल पे तो सिंगल पर्सन कोई भी नहीं सोचेगा, वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देख लेगा। फर्दर डिमांड कम होती है, वो और ज्यादा सप्लाई कम करता है, प्राइस फिर भी हाई रखता है। यानी वो कहता है कि मैं 200 प्रोडक्ट्स की बजाय 2 बेच लूंगा, प्रॉफिटेबिलिटी अपनी मर्जी की जनरेट करूंगा, क्योंकि करंट डिमांड पे मैं अगर सप्लाई बढ़ाऊंगा तो प्राइस लेवल गिरेगा। तो वो एज ए इंडिविजुअल फैसला कर रहा होता है ना। और जब इकोनॉमी में मोनोपोलीज इंक्रीज होती हैं तो अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होता है। थैंक यू सर। ओके जी, देन आज के लिए सफिशिएंट है। कल इंशाल्लाह फिर हम इससे आगे जो है वो फर्दर डिस्कशन करेंगे। कॉजेज ऑफ कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, 8 नंबर का ये क्वेश्चन है, यहां से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।